तो फाइनली CSIR UGC नेट जून 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या है, फ़ी कितनी रहेगी, एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा, क्या क्या चेंजेज आए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या क्या चेंजेज आए हैं, एज लिमिट में क्या क्या चेंजेज आए हैं, वो सब कुछ हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जो आपका यहाँ पे बुलेटिन है 86 पेजेस का है। आप यहाँ देख सकते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट किस किस जो चैप्टर में क्या क्या बातें उन्होंने बताई हैं, इस पे बहुत लंबा बुलेटिन उन्होंने दे रखा है। तो सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन आपका शुरू हो चुका है 1 मई से और वो 21 मई तक आपका रहेगा। लास्ट अगर आपने फ़ी नहीं पे की है तो लास्ट फ़ी पे करने की जो डेट है वो 22 मई से 23 मई तक है। जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी रहेगी वो 1150 रहेगी। जनरल EWS OBC के लिए जो रहेगी वो 600, SC ST और PWD थर्ड जेंडर के लिए फीस जो रहने वाली है वो आपकी 325 फीस रहने वाली है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम जो होगा वो कैसे होगा, आपका ऑनलाइन मोड होगा या ऑफलाइन मोड होगा। तो देखिए मान लो आपने फॉर्म फिल कर दिया लेकिन उसके बाद भी उसमें कुछ आपकी मिस्टेक रह गई है तो वो करेक्शन विंडो भी ओपन करेंगे आपको 25 मई से 27 मई तक। कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट टाइम में ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करें, लेकिन फिर भी अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो फिर आपको करेक्शन का टाइम भी दिया जाएगा, 2 दिन का टाइम उन्होंने दिया है। उसके बाद यहाँ बताया गया है कि जो एग्ज़ाम है मोड ऑफ एग्जामिनेशन वो आपका CBT बेस ही रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, MCQ टाइप ही होगा जैसे कि पहले होता था। अब UGC में जैसे ऑफलाइन मोड कर दिया है तो वैसे ऐसी अफवाह आ रही थी कि CSIR का जो एग्ज़ाम है वो भी ऑफलाइन मोड होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो एग्ज़ाम है वो आपका CBT मोड ही है, वही सेम MCQ क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट्स 3 आवर्स का होगा और डेट उन्होंने बता दी है 25, 6 और 7 जून 2024 रहेगी। इनमें से फिजिक्स का जो एग्ज़ाम है वो किसी भी डेट को हो सकता है। उसके बाद हम ये देखेंगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट, ये मैंने आपको बता दिया एग्ज़ाम जो होगा आपका ऑनलाइन मोड होगा। एक एप्लीकेंट जो है एक ही बार अपनी एप्लीकेशन वहाँ पे अप्लाई कर सकता है, एक ही बार उसकी कंसिडर होगी। उसके बाद आप यहाँ देखिए कि इन्फॉर्मेशन जो भी आप उसमें डालते हैं, चाहे आपका नाम है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, कैटेगरी है, या जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ जो भी आप उसमें डालते हैं उसको फाइनल ट्रीट किया जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। यानी आपको एक बार उन्होंने करेक्शन विंडो दे दी, करेक्शन विंडो में करेक्ट करने के बाद जो भी डाटा वहाँ पे फीड होता है उसको वो एज अ फाइनल जो है आपको ट्रीट करेंगे और उसमें कोई भी चेंजेस आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपकी 3 कैटेगरी जो हमने पहले जो नोटिस आया था उसमें देखा था कि कैसे अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी बन गई हैं, जो कि क्या है, एक JRF के लिए होगी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगी, दूसरी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी और तीसरी जो है PhD एडमिशन के लिए। तो पहली कैटेगरी में जो रिजल्ट आएगा, जो पहली कैटेगरी में क्वालिफाई करेंगे कैंडिडेट, वो JRF के लिए एलिजिबल होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे और उनका PhD में भी एडमिशन हो सकता है। जो कैटेगरी 2 होगी उसमें जो एप्लीकेंट एलिजिबल होंगे वो JRF के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, वो असिस्टेंट प्रोफेसर यानी उनका नेट क्लियर होगा और वो PhD में एडमिशन ले सकते हैं। जो थर्ड कैटेगरी है उसमें जो भी आपकी कैंडिडेट की लिस्ट आएगी वो उनका JRF भी नहीं होगा, नेट भी क्लियर नहीं होगा, लेकिन वो स्टूडेंट क्या हो सकते हैं, PhD में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कंडीशन क्या रख दी कि जो JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो PhD में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उनका सिर्फ इंटरव्यू कंसिडर करेंगे, इंटरव्यू उनका होगा। दूसरी उन्होंने रख दी कि जो आपके कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के जो कैंडिडेट है अगर वो PhD में एडमिशन ले रहे हैं तो जो नेट में उनकी जो भी परसेंटाइल आएगी उसको जो है एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स की तरह ट्रीट करेंगे और उसका जो 70% वेटेज है, यानी नेट का आपका 70% वेटेज रहेगा और 30% वेटेज जो रहेगा वो आपका इंटरव्यू बेस्ड रहेगा और वो टोटल मिला के कट ऑफ फिर यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप PhD करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप एलिजिबिलिटी की बात करें कि कितने टाइम पीरियड तक जो है स्कोर ये आपका एलिजिबल रहेगा, तो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 का PhD एडमिशन के लिए जो वैलिडिटी है वो रहेगी आपकी 1 साल के लिए। यानी कि अगर विद इन 1 ईयर आपने एडमिशन नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर एडमिशन लेने के लिए आपको फिर से ये एग्ज़ाम में बैठना पड़ेगा। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी
क्वालिफाई करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी लाइफ टाइम रहती है, फॉर एवर रहती है। सिमिलर मैनर में जीआरएफ की जो भी एलिजिबिलिटी पहले थी उसमें कोई चेंज नहीं है, वो 3 ईयर के लिए आपका जो है जीआरएफ वैलिड रहेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप। अगर मान लो आप जीआरएफ क्वालिफाई कर देते हैं तो आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है, वो सेम ही, उसमें कोई चेंज नहीं है। अभी जो अपडेट हुआ था 37,000 पर मंथ मिलेगा फर्स्ट 2 ईयर के लिए, और उसमें आपको 20,000 पर ईयर का जो है कॉन्टीजेंसी ग्रांट भी मिलता है। उसके साथ नेक्स्ट 3rd ईयर से आपका जो एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपका 42,000 पर मंथ होगा। उसके बाद चेक कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। देखिए अलग अलग जो कैटेगरीज है उनके लिए डिफरेंट है, इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि जनरल कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व कैटेगरी के लिए एमएससी में उनके कम से कम 55 मार्क्स होने चाहिए, बाकी कैटेगरीज के लिए एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट एमएससी में है, फाइनल ईयर में है, या जिन्होंने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे दिए लेकिन उनका रिजल्ट अभी नहीं आया, वो कैंडिडेट भी नेट एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। बट क्या होगा उनका, ऐसे कैंडिडेट को जो है बाद में अपना अभी प्रोविजनल बना के देना पड़ेगा, और बाद में जो भी उसके मार्क्स आएंगे, अगर उनके मार्क्स 55% अबो होते हैं जनरल कैटेगरी, वही सेम जो ऊपर हमने पढ़ा, और 50% मार्क्स अगर होते हैं ओबीसी एससी एसटी के लिए, तब उनका जो नेट है वो वैलिड होगा। और ऐसा उनको विद इन 2 ईयर ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ नेट, उसके विद इन 2 ईयर उनको करना पड़ेगा। अगर लेकिन ऐसे कैंडिडेट सिर्फ पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए उनकी जो मास्टर डिग्री है वो विद इन 1 ईयर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडीशन ही है। जैसे कि पहले भी मैंने कहा, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 कि कैंडिडेट अगर पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो जो नेट स्कोर होगा वो सिर्फ क्या होगा आपका 1 साल के लिए ही वैलिड होगा, तो इसी हिसाब से जो है वो विद इन 1 ईयर होना चाहिए। और जो चेंजेस यहाँ पे किया गया, देखिए कि चेंज है, जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई कर देते हैं, जिन्होंने 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री की है, तो वो जीआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, वो पीएचडी में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, बट वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या है मिनिमम कंडीशन, कि उनके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये लिखा है कि जो कैंडिडेट 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम अलाउड करते हैं तो वो पीएचडी कर सकते हैं, अगर जो लिस्ट, जो सब्जेक्ट इस लिस्ट में अटैच हैं, अगर वो सब्जेक्ट उन्हीं सब्जेक्ट से उन्होंने बैचलर डिग्री की है तो वो पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब एज में उन्होंने तो चेंज किया, बहुत ही अच्छा चेंज है ये। पहले अपर एज लिमिट जो जीआरएफ के लिए थी वो 28 ईयर्स थी फॉर जनरल कैटेगरी, लेकिन अब उन्होंने बढ़ा के 30 ईयर्स कर दी है, यानी कि 30 ईयर आपकी काउंट होगी जिस मंथ में आपका एग्जाम हो रहा है, उस मंथ की फर्स्ट डे से, यानी कि जून में एग्जाम हो रहा है तो 1 जून को आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो। उसके बाद उन्होंने 5 ईयर का रिलैक्सेशन भी दिया है, जो ओबीसी या फिर SC ST PWD थर्ड जेंडर या फिर वुमेन एप्लीकेंट हैं तो उनके लिए 5 ईयर एंड 35 ईयर तक ये जो कैंडिडेट हैं वो JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर या PhD एडमिशन के लिए उन्होंने कोई भी एज लिमिट वहाँ पे नहीं रखी है। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न में क्या कोई चेंज हुआ है क्या। तो यहाँ पे देखा, जैसे कि पहले भी मैंने बताया था कि जो एग्जाम आपका होगा वो CBT बेस्ड ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑफलाइन नहीं है। तो यहाँ आप चेक कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट के लिए कि क्या चेंज कुछ हुआ है क्या। जैसे कि हम अगर फिजिकल साइंस की बात करें तो फिजिकल साइंस में सेम ही पैटर्न है, जैसे पहले भी 75 क्वेश्चन ही आते थे, 55 अटैम्प्ट करने होते थे, 200 का आपका टोटल एग्जाम होता था और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी हर एक पार्ट में। ऐसा इसमें यहाँ बता रखा है कि फर्स्ट पार्ट में 20 क्वेश्चन आएंगे, 15 अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज होगी वो 2 मार्क्स की होगी। बी पार्ट में 25 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन वेटेज रखेगा 3.5 मार्क्स की। उसके बाद पार्ट सी में जो क्वेश्चन आ रहे हैं 30 क्वेश्चन आ रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स की वेटेज के साथ होगा। और हर एक पार्ट में जो है आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप लैंग्वेज की बात करें तो ये एग्ज़ाम जो है हमेशा की तरह बायलैंग्वेज रहने वाला है। और अगर कोई भी यहाँ पे आप देखना चाहें कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी,
तो यहाँ पे इंग्लिश वाले जो क्वेश्चन है उसको कंसिडर किया जाएगा करेक्ट, हिंदी जो उसका ट्रांसलेशन है उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद चेक कर सकते हैं कि एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करें तो आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें तो आपके पास सभी बोर्ड की, यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट, ताकि आपके नेम, मदर नेम, फादर नेम, इस तरीके से सब कुछ आपका जो है सही से फिल हो। सब्जेक्ट कोड आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट कोड है वो 705 है। उसके बाद आपके कैंडिडेट का फोटोग्राफ का साइज इन्होंने दे रखा है 10 KB to 200 KB होना चाहिए। कैंडिडेट सिग्नेचर रनिंग हैंड में 4 KB to 30 KB उसका होना चाहिए। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो कहाँ कहाँ आपके एग्जाम सेंटर हैं। तो ये बहुत लंबी PDF है, चेक कर लेना आप यहाँ से। देखिए लास्ट में मैं दिखा देती हूँ ये एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है। जैसे कि मेरा जो एरिया है हरियाणा में कहाँ कहाँ सेंटर है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए लास्ट ये देखिए अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी में आपके जो है एग्ज़ाम सेंटर हैं। तो हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत, सोनीपत और यमुनानगर में एग्ज़ाम सेंटर दिए हुए हैं। तो ऑल द बेस्ट, और आपको जल्दी से जल्दी जो है CSIR नेट के लिए अप्लाई करना है ताकि लास्ट टाइम पे ज़्यादा रश ना हो। तो ऑल द बेस्ट।